सोचिए, एक देश जो 1950 में यूनाइटेड स्टेट का क्लोज स्ट्रेटेजिक अलाय था, आज उसी अमेरिका को ग्रेट सैटर्न बोलता है। एक राइवलरी जो पहले शैडो वॉर तक लिमिटेड थी, आज डायरेक्ट मिसाइल एक्सचेंज तक पहुंच चुकी है। और एक न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ऑफिशियल एनर्जी के नाम पर शुरू हुआ था, आज ग्लोबल सिक्योरिटी के सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट बन चुका है। ये कहानी सिर्फ ईरान वर्सेस इसराइल नहीं है। ये कहानी है मिसट्रस्ट की, रिजिम चेंज की, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन की और पावर पॉलिटिक्स की। चलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को शुरू से समझते हैं। सो वेलकम टू अरहम आईएएस। फेज 1 1940s 1953 कोल्ड वॉर, ऑयल और डेमोक्रेसी का इरा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो ब्लॉक में डिवाइड हो चुकी थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर। ईरान ज्योग्राफिकली एक स्ट्रेटेजिक पिवोट था। नॉर्थ में सोवियत यूनियन, साउथ में पर्शियन गल्फ और ऑयल रिजर्व्स एक्सट्रीमली वैल्यूएबल थे। 1951 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर बने डॉक्टर मोहम्मद मोसादेक। डॉक्टर मोहम्मद मोसादेक ने एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया। ये कंपनी ब्रिटिश कंट्रोल में थी। उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर था, ईरान के नेचुरल रिसोर्सेज पर ईरानियन कंट्रोल। लेकिन 1953 में यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 दोनों ने मिलकर एक कोवर्ट ऑपरेशन कंडक्ट किया। इसका नाम था ऑपरेशन एजैक्स। डॉक्टर मोहम्मद मोसादेक को पावर से हटा दिया गया। उनके खिलाफ एक साजिश रची गई और एक कूप के तहत उनको हटा दिया गया। उनकी जगह रिस्टोर किया गया मोहम्मद रेजा शाह पहलवी, जिनका ऑफिशियल टाइटल था शाह ऑफ ईरान। यहीं से मिसट्रस्ट का बीज बोया गया। ईरानियन पब्लिक ने देखा, डेमोक्रेसी तब तक एक्सेप्टेबल है जब तक वेस्टर्न इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिक्योर रहे। ये हिस्टोरिकल मेमोरी आज भी ईरानियन फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। इसके बाद फेज 2 स्टार्ट हुआ 1953 से 1979। मोहम्मद रेजा शाह पहलवी एज अ मॉडर्न लीडर। मोहम्मद रेजा शाह पहलवी ने सेंट्रलाइज्ड मोनार्की स्ट्रेंथन की। 1963 में उन्होंने लॉन्च किया व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसमें इंक्लूड किया था लैंड रिफॉर्म्स, वुमन को वोटिंग के राइट्स, एजुकेशन एक्सपेंशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन। सरफेस पर रिफॉर्म्स प्रोग्रेसिव थे, लेकिन पॉलिटिकल रियलिटी डिफरेंट थी। सवाक, शाह की सीक्रेट पुलिस, डिसेंट सप्रेस करती थी। पॉलिटिकल अपोजिशन को जेल भेजा जाता था। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वाइडन हो जा रही थी। अर्बन इलाइट बेनिफिट कर रहे थे। रूरल पॉपुलेशन मार्जिनलाइज हो रही थी। रिलीजियस लीडरशिप को लगा इस्लामिक आइडेंटिटी डाइल्यूट हो रही है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट नाम इमर्ज होता है, अयतुल्ला खोमानी, शिया इस्लामिक क्लर्क और बाद में सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। उन्होंने शाह की पॉलिसीज को ओपनली क्रिटिसाइज किया। उन्हें अरेस्ट किया गया, फिर एग्जाइल भेज दिया गया। 1970s तक फ्रस्ट्रेशन मल्टीपल लेयर तक जा चुकी थी। इसके बाद शुरू होता है फेज 3 1979। इस फेज को हम इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ ईरान बोल सकते हैं। 1978-79 में मास प्रोटेस्ट एस्केलेट हुआ। मोहम्मद रेजा शाह पहलवी कंट्री छोड़कर चले गए। आयतुल्ला खोमानी एग्जाइल से वापस आए। ईरान ऑफिशियली बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यह सिर्फ रिजिम चेंज नहीं था, ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन था। ईरान ने अपने आप को रिडिफाइन किया, फ्रॉम प्रो वेस्टर्न मोनार्की टू एंटी इंपेरियलिस्टिक इस्लामिक स्टेट। इसी दौरान नवंबर 1979 में ईरान हॉस्टेज क्राइसिस हुआ। यूएस एम्बेसी इन तेहरान सीज की गई। 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिन तक हॉस्टेज रखा गया। डिप्लोमेटिक टाइज ब्रेक हो गई। यूएस सैंक्शन रिजिम स्टार्ट हो गया। इस पॉइंट के बाद हॉस्टिलिटी स्ट्रक्चर हो गई। अभी आता है फेज 4 1980s 1988 ईरान इराक वॉर। 1980 में इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने ईरान पर इन्वेजन लॉन्च किया। वॉर 8 साल चला। ईरान हेवीली डैमेज हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफिशियली न्यूट्रल था, लेकिन प्रैक्टिकल टिल्ट इराक की तरफ था। इस वॉर ने ईरान को एक स्ट्रेटेजिक लेसन दिया, डायरेक्ट कन्वेंशनल वॉर एक्सट्रीमली कॉस्टली है। इसीलिए ईरान ने अडॉप्ट किया असिमेट्रिक वॉरफेयर मॉडल। इस वॉरफेयर मॉडल को बोलते हैं प्रॉक्सी स्ट्रेटजी एंड एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। 1982 में लेबनान में ये फॉर्म हुआ, हिजबुल्लाह, शिया मिलिटेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड बाय ईरान। ग्रेजुअली ईरान ने सपोर्ट एक्सपांड किया। हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास पैलेस्टीन में, शिया मिलिशिया इन इराक, हौतीज रिबेलियन इन यमन। इस नेटवर्क को कहा गया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ईरान का ऑब्जेक्टिव था फॉरवर्ड डिफेंस, अपना एडवर्सरी को अपनी टेरिटरी से दूर एंगेज करना।
इजराइल का पर्सपेक्टिव से ये एनसर्कलमेंट स्ट्रेटजी थी। यहाँ से इजराइल ईरान राइवलरी इंटेंसिफाई होती है। इसी दौरान न्यूक्लियर डायमेंशन सामने आता है। 1990s और 2000 में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटरनेशनल स्पॉटलाइट में आता है। इसके बाद ईरान का स्टांस और यूएसए और इजराइल का कंसर्न दोनों सामने आते हैं। ईरान का स्टांस ये था पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी अंडर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसे हम एनपीटी कहते हैं, और यूएसए और इजराइल का कंसर्न था वेपनाइजेशन पोटेंशियल। इन कंसर्न को सॉल्व करने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है 2015 में, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे हम कहते हैं JCPOA। ये दोनों के बीच साइन होता है। ईरान एनरिचमेंट लिमिट करता है और अमेरिका ईरान को सैंक्शन रिलीफ देता है। ये फेज टेम्पररी डीस्कलेशन के नाम से जाना जाता है। इसी बीच 2018 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं। राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप JCPOA एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लेते हैं और सैंक्शन री इम्पोज करते हैं। जवाब में ईरान ग्रेजुअली यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल इंक्रीज करता है। यहाँ से स्टार्ट होता है एक नया फेज, 2020 द एस्केलेशन फेज। 2020 में ईरानियन जनरल कासेम सुलेमानी, कमांडर ऑफ क्वाड्स फोर्स, जिसे हम इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के नाम से जानते हैं, जनरल सोलेमानी की हत्या यूएस ड्रोन अटैक में की जाती है और रिटालिएशन में ईरान अपने मिसाइल अटैक इजराइल पे करता है। इस अटैक में हमास, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी शामिल होती है और वो जो वॉर प्रोलॉन्ग होता है। अब आते हैं 13 जून 2025 को। ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 13 जून 2025 को इजराइल एक सरप्राइज स्ट्राइक करता है, टारगेटिंग मिलिट्री एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग साइट्स एट नातांज, फर्दो एंड इस्फान। इन 3 साइट पे, जहां पे ऐसा माना जाता है ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज मौजूद थे, वहां पे इजराइल स्ट्राइक करता है और इसके रिटालिएशन में ईरान 550 बैलिस्टिक मिसाइल और 1000 सुसाइडल ड्रोन्स इजराइल पे अटैक करता है। इसी दौरान ईरान कतार में सिचुएटेड यूएसए बेस पे हमला करता है और डिप्लोमेटिक प्रेशर की वजह से यहाँ पे सीज फायर साइन होता है और वो सीज फायर साइन होता है 24 जून 2025 को। जो बीते 12 दिन की लड़ाई यहाँ पे शांत होती है। फिर से एक पीस टॉक यूएसए और ईरान के बीच ओमान के मेडिएशन से स्टार्ट होता है, लेकिन ये टॉक फेल हो जाता है और 28 फरवरी के रात में ऑपरेशन फ्यूरी के तहत इजराइल और यूएसए मिलके ईरान में अटैक करते हैं और उस अटैक में सबसे इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ ईरान, जिन्हें हम सुप्रीम लीडर भी कहते हैं, आयतुल्ला खोमानी, इनको मारा जाता है। और आज के डेट में उनके मरने के बाद सारा शिया मुस्लिम कम्युनिटी जो उनको सुप्रीम लीडर मानते थे, वो अभी रास्ते पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। तो आज तक का जो डेवलपमेंट्स थी ईरान, इजराइल और यूएसए की, ये सारी आज तक की आपको मैंने सारी जो कुछ सिचुएशन थी वो आपको मैंने अच्छे से बताई है। अभी ये जो वॉर था जो मिलिट्री बेसिस पे चल रहा था, अब इस वॉर को आयतुल्ला खोमानी के मरने के बाद वो अलग रंग दिया जा रहा है। अभी ये वॉर सिर्फ रिजिम चेंज का वॉर नहीं रहा है, अभी ये वॉर पर्टिकुलर फेथ जो शिया मुस्लिम है उनके साथ कनेक्ट हुआ है और ईरान ने 40 दिन का मॉर्निंग पीरियड भी वहां पे जाहिर किया है और जग भर में सारे जो शिया मुसलमान है इस सिचुएशन को एक सबसे बड़ा और एक मार्टियरडम का जो कंसेप्ट है शिया मुस्लिम में, वो उनको जो आयतुल्ला खोमानी है उनके मरने के बाद हर जगह प्रोटेस्ट और हर जगह से एक रिवेंज की बात निकल के आ रही है। इसकी वजह से सारे ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतें खड़ी हो रही है और
इसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खराब इसका इम्पैक्ट जो होगा वो ऑयल सप्लाई में हो सकता है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से अराउंड 20-30% ऑयल ट्रेड होता है, उसको बंद कर दिया गया है। और वहां पे उन्होंने जो कुछ यूएसए के फ्लीट है, बोट्स है, उन ऑयल टैंकर्स है, उन पे भी अटैक उन्होंने जारी किया है। तो अभी सिचुएशन बहुत ग्रीम है। जो इजराइल और यूएसए का खुद का एक ऑब्जेक्टिव था, जो रिजिम चेंज का ऑब्जेक्टिव था, वो यहाँ पे फेल होते दिखाई दे रहा है और ये वॉर अपना कोर्स चेंज कर रहा है। अभी इसी की वजह से आगे क्या होगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हम रुकते हैं। आगे जो भी डेवलपमेंट होंगी हम आपको आरएम आईएएस के चैनल पे हम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब and share this video and stay with Aram IAS. Thank you.